जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, सिंह सर की मुहिम पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मुहिम के अंतर्गत आज मैं आपको फुल सिलेबस टेस्ट 13 का हिंदी मोड में डिस्कशन लेकर आया हूं और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कशन कराऊंगा। इसके बाद दूसरे सर कराएंगे। तो चलिए, आप लोगों ने पेपर अच्छी तरह से दिया होगा। अगर कुछ डाउट होंगे तो आप वीडियो देख के अपना डाउट दूर कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। करेक्ट भौतिक राशि a बराबर 2p की पावर 5 q की पावर 2 r s की पावर 1/2 द्वारा दी जाती है। p q r s 1%, 2%, 3% और 4% है। तो a में के मान में असंदिग्धता है, मतलब कहने का a के मान में कितनी त्रुटि होगी। ये दो तो आपका एक संख्या है, तो इसका तो मापन होगा नहीं, तो बाकी का मापन करके देखते हैं। तो आप सबको पता है कि जो पावर होती है वो बाहर आती है गुणांक के रूप में। ये आ गया। आपने यहाँ पे सब मान रख दिए। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। और आपका फाइनल कितना बन रहा है, 14%। ये कहाँ दिख रहा है आपका, पहले ही ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका कौन सा ऑप्शन से हुआ, पहला ऑप्शन से हुआ। ओके, चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 करें कि घर्षण गुणांक का मात्रक होता है। बेटा म्यू बराबर आपने पढ़ा है Fs/n। ये भी आपका स्थैतिक घर्षण बल है और n आपका नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया है। दोनों के मात्रक न्यूटन होंगे, तो इसका कोई ना तो मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होती है। तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, 4। कह रहे सत्य कथन चुने। तात्कालिक त्वरण तात्कालिक वेग से स्वतंत्र है। दूसरा कह रहा है किसी दिए गए समय पर किसी भी स्थित समय ग्राफ की स्पर्श रेखा का ढलान तात्कालिक त्वरण देता है। तीसरा कह रहा है किसी पिंड का तात्कालिक वेग दिए गए क्षण में वस्तु की स्थिति के दूसरी अवकलन गुणांक के बराबर होता है। बेटा पहला स्टेटमेंट जब पढ़ोगे, तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण तात्कालिक वेग से स्वतंत्र होता है। आपने गति के समीकरण पढ़ोगे v और u प्लस at, और गति के समीकरण आपके नियत त्वरण के अंतर्गत लगता है। तो जब त्वरण नियत होता है तो समय के साथ वेग क्या होता है, बदलता रहता है। समय के साथ वेग क्या होता है, बदलता रहता है। जबकि यहाँ पे त्वरण क्या होता है, नियत होता है। त्वरण क्या होता है, नियत होता है। उसके बाद भी वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो तात्क्षणिक त्वरण होता है वो तात्कालिक वेग से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं बनती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। कह रहा किसी दिए गए समय पर किसी स्थिति में स्थित समय ग्राफ की स्पर्श रेखा का ढलान तात्कालिक त्वरण देता नहीं। बेटा अगर जो ढलान होता है dy/dt वो वेग देता है। क्या देता है, वेग देता है। ओके, जबकि यहां पे क्या लिखा गया, त्वरण देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, फिर कह रहा किसी पिंड का तात्कालिक वेग दिए गए क्षण में वस्तु की स्थिति के दूसरी अवकलन गुणांक के बराबर होता है। नहीं, देखो यहाँ पे पहला अवकल गुणांक है तो ये वेग है। अगर दूसरा अवकल गुणांक होगा तो वो त्वरण होता है। वो क्या होता है, त्वरण होता है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, वेग लिखा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही स्टेटमेंट कौन सा है, पहला है। और किस विकल्प में ऐसा लिखा है, चौथे विकल्प में लिखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। करे कि निम्नलिखित परिपथ में दिखाई गया एक आदर्श पीएन संधि में धारा होगी। देखो यहाँ पे पी में कितना +1 दे रखा है और यहाँ पे एन में कितना दे रखा है, +2 दे रखा है। तो अगर हम बोले तो पी के सापेक्ष एन अधिक धनात्मक है। ओके, तो कुल मिला के ये उत्क्रम अभिनत हो गया। कौन सा अभिनत हो गया, उत्क्रम अभिनत हो गया। और जब उत्क्रम अभिनत होता है, रिवर्स बायस होता है, तो फिर इससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस वजह से कौन सा सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, दो समांतर रेल की पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा ट्रेन ए 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है भैया, ट्रेन ए है
54 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। इस किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बनाया, 5/18 से गुणा कराया और ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, करे गति से उत्तर की ओर जा रही है और ट्रेन बी 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से दक्षिण की ओर जा रही है। जो ट्रेन बी है वो दक्षिण की ओर जा रही है और इसकी स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर घंटा। तो 90 गुणे 5/18 और ये आया 25 मीटर पर सेकंड। चलिए ये दोनों आ गए। ठीक है, कह रहा है कि बी के सापेक्ष है धरती का वेग मीटर पर सेकंड में क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगर आप इधर जाएंगे तो क्या लेंगे प्लस लेंगे, अगर आप इधर आएंगे तो क्या लेंगे माइनस लेंगे। ठीक है ना, तो कह रहा है कि बी के सापेक्ष धरती का वेग, तो बी के सापेक्ष धरती का वेग, तो आप यही लिखोगे कि v ग्राउंड माइनस वी बी, ये और ग्राउंड का बेटा वेग क्या हो जाएगा 0, ये तो मूव नहीं कर रहा है, माइनस और वी बी कहा है नीचे की ओर, और नीचे की ओर की डायरेक्शन क्या लेनी है माइनस लेनी है इस सवाल में। तो ये हो गया -25, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो बी के सापेक्ष ग्राउंड का वेग क्या होगा 25 मीटर पर सेकंड, और ये कहां लिखा है, ये बेटा आपका लिखा है ऑप्शन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा दो सदिशों के परिणामी का परिमाण किसी भी सदिश के परिमाण से छोटा नहीं हो सकता, और कारण दो सदिश P और Q है परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा दिया जाता है। नहीं, स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, कारण तो सही लिखा है कि समांतर चतुर्भुज का नियम पर होगा √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, ये तो सही लिखा है। इधर की बात कर लेते हैं। मान लो दो फोर्स हैं, और ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे, और जब ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगे होंगे तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना आएगा 2 न्यूटन आएगा। देखो ये छोटे वाले वेक्टर से भी क्या है छोटा है, जबकि यहां पे क्या लिखा है छोटा नहीं हो सकता, जबकि यहां पे छोटा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया, और ये स्टेटमेंट आपका क्या है सही है। तो आपका जो प्रकथन है वो गलत है, लेकिन कारण क्या है सही है। और ऐसा कहां पे लिखा है, ऐसा आपके क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा है, तो ये 4 सही हो जाएगा। किसी प्रक्षेप के लिए उसकी परास का वर्ग महत्तम ऊंचाई के वर्ग का 48 गुना है। प्रक्षेप कोण बेटा जो परास का वर्ग है r², महत्तम ऊंचाई के वर्ग का कितने गुना है 48 गुना है। चलो ठीक है, यहां से h²/r² क्या आ जाएगा 1/48 आएगा। आपने फार्मूला पढ़ा था h/r बराबर tan θ/4, tan θ/4। अगर यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा tan² θ/16, 16 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, tan² θ बराबर 1/3, तो tan θ बराबर क्या आ जाएगा 1/√3, और ये tan में किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है। तो आपका सीधे सीधे थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ओके, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। कोई डाउट किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 4 मीटर त्रिज्या का एक साइकिल का पहिया 2 सेकंड में एक चक्कर, 2 सेकंड में एक चक्कर प्रति सेकंड चक्करों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। तो यहां से जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति होती है प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। 2 सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, तो 1 सेकंड में कितना लगेगा 1 सेकंड में लगेगा 1/2, 1/2। तो ये आया आपका आवृत्ति। चलो, तो कह रहा तो साइकिल के पहिए का त्वरण, त्वरण का मतलब अभिकेंद्री त्वरण है। त्वरण का मतलब क्या है अभिकेंद्री त्वरण। तो बेटा जब आवृत्ति 1/2 तो ओमेगा निकालोगे तो 2πn होगा, 2π 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई रेडियन पर सेकंड आया, ये ओमेगा आ गया। आपने फार्मूला पढ़ा था A बराबर r ω²। r कितना दे रखा है 4, ओमेगा कितना दे रखा है π², तो आपका आया 4π² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कहां पे दे रखा है, और ऐसा कहां पे दे रखा है पहले ऑप्शन पे दे रखा है, तो अपना पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक हेलीकॉप्टर
15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण के साथ ऊपर की ओर उठ रहा है। चालक दल और यात्रियों का वजन 1300 किलोग्राम है। आसपास की हवा के कारण हेलीकॉप्टर पर लगने वाला बल का परिमाण, बेटा जो हवा की वजह से लग रहा है, तो हवा की वजह से जो बल लग रहा होता है वो उत्थापक बल हो रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि एरोप्लेन क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा होता है। वहां पे और भी साइंस के कई सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो अगर मोशन ऊपर की हो रहा हो तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो एफ होगा एफ नेट, या जो एफ होगा एम, अगर ऊपर की ओर मोशन हो रहा तो जी प्लस ए। अब ये टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास आपका होगा 1000 प्लस 13, ये आपका टोटल हो गया 2300 किलोग्राम। 2300, जी आपका हो गया 10, और ए कितना हो गया 15। 2300 गुणा 25, ठीक है, 75 और 57, 5.75 इंटू 10⁴ न्यूटन। और ये कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। और ऐसा कहाँ दे रखा है, ऐसा दे रखा है थर्ड ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है, थर्ड है। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक द्रव्यमान कैपिटल एम के दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, उनके बीच घर्षण गुणांक म्यू है। वह अधिकतम त्वरण क्या होगा जिसके साथ ब्लॉक एम गति कर सकता है, ताकि एम भी उसके साथ गति करे। अगर अधिकतम त्वरण की बात करोगे तो एफ बराबर ए मैक्स हो जाएगा, ये एफ मैक्स। और अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल म्यू एम जी आपने पढ़ा है। अगर इन दोनों को बराबर करेंगे, एफ एम ए मैक्स और म्यू एम जी, तो एम से एम क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जी। ओके, ये अगर एक साथ मोशन करना है तो उसके लिए अधिकतम घर्षण बल की एक कंडीशन होती है। तो अपना सही जवाब क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है फोर्थ। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 11। एक शॉर्ट पुट स्पर्ध में जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई से एक एथलीट 1 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से 45 डिग्री पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक शॉर्ट पुट फेंकता है। यह मानते हो कि वायु का प्रतिरोध नगण्य है, गुरुत्वाकर्षण के कारण 10 मीटर पर सेकंड है। जब शॉर्ट पुट जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा है, उसकी गतिज ऊर्जा बेटा कितनी हाइट पर हो, 1.5 मीटर पर, आपके पास वेग भी दे रखा है और कितना मास दे रखा है, 10 किलोग्राम। तो हम कुल ऊर्जा निकालते हैं। तो जब कुल ऊर्जा निकालेंगे तो बेटा कुल ऊर्जा हो जाएगा एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना दे रखा है 10, जी कितना दे रखा है 10, एच कितना दे रखा है 1.5, एम दे रखा है 10 और वी कितना दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये इससे डिवाइड हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 150 और ये आ गया 155 जूल। शॉर्ट पुट कब कहां पहुंच रहा है, जमीन पर पहुंच रहा है। जब जमीन पर पहुंचेगा तो जब E2 लेंगे तो उस समय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। उस समय उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर या एम वी वन स्क्वायर। ओके, अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये दोनों ऊर्जाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इन दोनों को बराबर करोगे आप, तो 155 बराबर 0 प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो 155 बराबर 0 के डैश। और आपसे यही पूछा था कितनी गतिज ऊर्जा होगी, तो आपकी कितनी होगी 155 जूल होगी। और ऐसा कहाँ लिखा है 11 नंबर पे, 11 क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 पे ऐसा लिखा। ओके, चलिए दिखाए गए चित्र में आरेखों में कौन सा हवा में दोलन करता हुआ एक पेंडुलम की कुल यांत्रिक ऊर्जा को समय के साथ दर्शाता है। बेटा अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो E बराबर ई नॉट, ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। जो ई नॉट होता है वो प्रारंभिक कुल ऊर्जा होती है, जो ई होता है वो टी समय बाद कुल ऊर्जा होती है, जो लैम्डा होता है वो डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है, अवमंदन गुणांक टी आपका क्या होता है, समय होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कुल ऊर्जा है वो चर घातांकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो रही है, घट रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में घट रही है। और एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है वो कौन सा होता है, ये जो ऑप्शन नंबर 1 पे बना है। ओके, ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना। ये ग्राफ तब सही होता है जब आपसे फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग, जब डैम्पिंग वाला केस देखते हैं तो अगर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है टाइम के साथ,
वो चीज होती है। ओके, तो यहाँ पे आपसे एनर्जी का पूछा गया तो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक पन बिजली स्टेशन में पानी एक नदी जो 10 मीटर चौड़ी और 5 मीटर गहरी में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बह रहा है, नदी के द्वारा किया जा सकने वाला अधिकतम विद्युत उत्पादन होगा। बेटा अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हाफ mv², अगर m की बात करें तो a v रो v², a रो v क्यूब, और ये जो भी है वो पर सेकंड है, वो क्या है, पर सेकंड। और जो पर सेकंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है P बराबर K अपॉन टी, ये जो पावर हो गया आपका, अगर T 1 सेकंड है तो P बराबर क्या होगा, K होगा, तो हाफ A रो V क्यूब, ये 1/2, एक कितना आएगा 500, रो बेटा वाटर है 10⁻³ और V कितना दे रखा है 2 मीटर, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 4, 20 ये बना, और ये हो गया 2 गुणे 10⁻6 वाट, और 10⁻6 वाट को क्या लिख सकते हो, मेगावाट, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 2 मेगावाट। तो ये कहां पे लिखा है, चौथे ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न गेट में किसका आउटपुट 1 होगा। अगर ये गेट देखेंगे तो इसका जो बुलियन व्यंजक आ रहा है वो ये आपका आ रहा है ए एंड बी बार। अब देखो अगर 1 एंड 1 करोगे और उसका बार करोगे तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जबकि आपको चाहिए क्या 1 चाहिए, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसका जो बुलियन व्यंजक आ रहा है वो ए और बी, निगेटेड ए और बी। अब जब यहाँ पे 0 + 1 करोगे ये आपका 1 आएगा और ये क्या आएगा 0, तो यहाँ पे भी आउटपुट 1 आ गया, 0 आ गया सॉरी, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर इधर देखते हैं तो ये आएगा ए निगेटेड ए एंड बी 0, और 0 का निगेटेड क्या होता है 1 होता है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगर इधर देखें तो ये आपका XNOR गेट है और ये आपका हो जाएगा होल निगेटेड। अब अगर यहाँ पे वैल्यू रखोगे 0 निगेटेड 0, तो ये 1 0 प्लस, तो ये आपका आएगा 0 + 0, और इसका निगेटेड क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी आउटपुट क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे सही ऑप्शन 2 है, सी और डी, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है साइकिल में पिछले पहिए की त्रिज्या अगले पहिए की त्रिज्या से दोगुनी है। यदि VF और VR त्रिज्या और अगले पिछले पहियों के शीर्षतम बिंदुओं के वेग हैं, तो बेटा बात ये है कि अगर एक ये अगला पहिया हो गया और ये पिछला पहिया हो गया, ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा। तो बेटा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में इस पहिए का कोणीय वेग अलग होगा, इस पहिए का कोणीय वेग अलग होगा, और इस पहिए का कोणीय वेग क्या होगा, अलग होगा। लेकिन पूरी की पूरी साइकिल एक साथ मूव कर रही है। एक साथ मूव करने का मतलब साइकिल के किसी भी पॉइंट का अगर वेग पूछा जाए तो द्रव्यमान के वेग के क्या होगा, बराबर होगा, और हर एक पॉइंट का वेग आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जबकि यहाँ पे कोणीय वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर इसका वेग आपका v1 है तो इसका भी वेग क्या होगा, v1 ही होगा। मतलब पहले वाले पहिए का और पिछले वाले पहिए दोनों के वेग आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन क्या है, थर्ड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या उसके वर्तमान मान से आधी हो जाए, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, तो दिन की अवधि। बेटा आपने पढ़ा है कि अगर आपका कोणीय संवेग L नियत हो जाए तो I1 ω1 बराबर I2 ω2 होता है, और यहां पे लिख सकते हो 2/5 mR1² इंटू 2π/T1, 2/5 mR2² इंटू 2π/T2। बेटा m से m इस तरह कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो गया, R1² अपॉन T1 बराबर R2² अपॉन T2।
अगर यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए तो R1 की जगह क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर लिख सकते हो। अभी कितने घंटे का, 24 घंटे का। अब आपका रेडियस आधा हो गया तो R स्क्वायर बाई 4 अपॉन T2, ये इससे कैंसिल हो गया तो T2 कितना हो गया, 6R। ओके, तो आपका सही जवाब क्या हो गया, 6 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है। बेटा जो अधिकतम Gmax होता है वो ध्रुवों पर होता है। कहां पर होता है, ध्रुवों पर। क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवों पर त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, और W बराबर आपने पढ़ा है M इंटू जी, ये भार होता है। तो जहां पर G अधिक होगा वहां पे भार भी क्या होगा, अधिक होगा। तो भार अधिकतम कहां होगा, ध्रुवों पर होगा। जबकि न्यूनतम कहां होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। और इन सबके कारण होते हैं पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्लियर होगा कि सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रहों की गति किसी ग्रह के स्थित सदिश का क्षेत्रीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा और ग्रह की सूर्य से दूरी r पर निर्भर करता है। यदि ऐसा है तो क्षेत्रीय वेग के लिए सही संबंध है। जो केपलर का ग्रहों की गति संबंधी नियम है, तो उसमें जो दूसरा नियम है जिसको क्षेत्रफली चाल का नियम बोलते हैं, वहां पे बोला गया था कि जो ग्रह की क्षेत्रफली चाल है वो नियत रहती है। और केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। और उसका जो केपलर के द्वितीय नियम का गणितीय रूप होता है, जो क्षेत्रफली चाल होती है dA अपॉन dt, वो क्या होती है, L अपॉन 2m। L अपॉन 2m, L आपका क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, mvr। तो बेटा m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, vr बाई 2। और v की जगह क्या लिख सकते हो, v की जगह क्या लिख सकते हो, r ओमेगा। अच्छा, ये साइन थीटा भी चलता है क्योंकि लंबवत के केस में वो रहता है। ये आपका v बराबर r ओमेगा रखोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा बाई 2। ओके, अब ये बाई 2 को अगर हम लोग कांस्टेंट मान ले तो dA अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा, ये बन गया आपका। और ऐसा कहां पे लिखा है, ऐसा आपका थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पतले तारों का तैयार करने के लिए तन्य धातुओं का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। ओके, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पतले तारों को लिए खींचने के लिए बहुत अधिक प्रत्यास्था वाला जो ग्राफ होगा तो वो तन्य होनी चाहिए। अगर भंगुर होंगी तो पतले तार बनाते टाइम वो टूट जाएंगे, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि तन्य धातुओं के प्रतिबल विकृत वक्र में प्रत्यास्थ सीमा और भंजक सीमा के बीच की लंबाई बहुत छोटी होती है। नहीं भैया, बहुत छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। ये बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब होगा कि प्रकृथन, ये प्रकृथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। ओके, ये चीज। और कारण क्यों गलत हुआ, क्योंकि तन्य वस्तुएं यहाँ पे जो प्रत्यास्थ सीमा और भंजक सीमा के बीच का जो ग्राफ होगा, लंबाई होगी, वो क्या होगी, अधिक होगी। और जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, छोटी लिखा। तो इस वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब एक गोले को 1 किलोमीटर समुद्र तल के तल पर ले जाया जाता है तो यह 1% सिकुड़ जाता है। गोले के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व इतना दे रखा है। बच्चा एक बात समझो, कितनी गहराई पर लेगा, 1 किलोमीटर, और कितना सिकुड़ जाता है ये। तो ये आयतन में परिवर्तन है, एक तरह से ये आयतन विकृति दे रखी है। आयतन विकृति दे रखी है डेल्टा V अपॉन V, 0.01% का। इसको चेंज करोगे तो 1 बटा ये आएगा। इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। अब अगर हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक की बात करें, आयतन प्रत्यास्था गुणांक आपने पढ़ा है P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ओके, और P की जगह लिख सकते हैं H रो G अपॉन डेल्टा V अपॉन V। अब अपने को वैल्यू रखना है, 1 किलोमीटर बोला गया, 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ रो। इसको अगर चेंज करेंगे तो ये 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। 10⁻³ G आपका हो गया 9.8, और डेल्टा V अपॉन V की जगह क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 3 कितना हो गया, 6, और 6 + 4 क्या हो गया, 10 हो गया। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन बना 9.8 इंटू 10⁻³ क्या बन गया, 6 बन गया, ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सही जवाब क्या है, थर्ड है। तो जो ऑप्शन नंबर 20 है उसका सही जवाब क्या हो गया आपका बेटा, थर्ड हो गया। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 21, टैंक के तल में एक छिद्र से द्रव के बहिस्राव वेग इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता? जो छिद्र है उससे जो बहिस्राव वेग है √2GH। जैसे ये टैंक हो गया और यहां से H गहराई पर इस तरह ये बना हुआ है, तो ये जो पाथ बनेगा ये पैराबोलिक बनेगा, और यहां से जो भी वेग हो रहा होगा क्षैतिज वेग उसका फार्मूला होता है। वो तो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? गुरुत्वीय तौर पर भी, द्रव की ऊंचाई पर भी, और कह रहा है छिद्र का आकार। नहीं, छिद्र के आकार मतलब एरिया पे डिपेंडेंसी नहीं बन रही, तो सही जवाब क्या होगा? छिद्र का आकार, क्योंकि निर्भर नहीं करता है, ये पूछा था आपसे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा किसी नाभिक की त्रिज्या, जो बेटा नाभिक की त्रिज्या होती है R, तो जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू होता है A। अब यहां से वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो? 4/3 पाई r³ प्रोपोर्शनल टू A। तो यहां से R प्रोपोर्शनल टू होता है A की पावर 1/3, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते एक नियतांक आता है R0, और जो R0 है उसकी जो वैल्यू होती है 1.3 × 10⁻⁻15 होती है। ओके, मीटर, ठीक है ना। तो जब ये वैल्यू यहां रखोगे तो R बराबर आएगा 1.3 × 10⁻⁻15 A की पावर 1/3 मीटर। और आप देखो ऐसा कहां पे लिखा है, और मुझे दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन पे लिखा है, तो 22 का सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, जब किसी ठोस को गर्म करके सीधे गैस में, ठोस से सीधे क्या हो रहा है? गैस हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, कपूर आपका इसका एग्जांपल हो गया। निम्न में कौन सा अवस्था का फलन नहीं? आंतरिक ऊर्जा बिल्कुल होता है, एंथैल्पी ये भी होता है, ये स्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल सही है। असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पथ पर निर्भर करता है। ओके, ये स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, जो अवस्था पर निर्भर करता है वही अवस्था फलन होता है, जबकि इसके द्वारा किया गया कार्य स्थितियों पर निर्भर करता है, तो ये अवस्था फलन होता है। यहाँ पे पूछा गया था अवस्था फलन नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? थर्ड होगा। एक बहुपरमाणु गैस की स्वतंत्र कोटियों की संख्या, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो बहुपरमाणु गैस की स्वतंत्र कोटियों की संख्या होती है 6, लेकिन अगर हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा दें तो वहां पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, काल्पनिक स्वतंत्र कोटियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, तो 6 से फिर ज्यादा आने लगेगी। ओके, तो जो सही जवाब होगा वो 6 के बराबर या 6 से अधिक होता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 25 का आपका फोर्थ ऑप्शन से हुआ। ठीक है बेटा, तो अब आपके 1 से 25 तक के अगर कुछ डाउट रहे होंगे तो वो आपने सोल्यूशन देख के आपने दूर किए होंगे। अब इसके बाद आपको दूसरे सौराखे करा रहे हैं आपको 26 से 50, और आज यहीं पे मैं अपना सफर रोकूंगा, और अगले कभी FST या नीट के किसी भी टेस्ट सीरीज पे फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। आशा है आप सभी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और डिस्कशन हम लोग पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक डिस्कशन सर आपको करवा चुके हैं, और बिना लेट किए और आगे हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, यूट्यूब में एक दोलनशील द्रव स्तंभ की गति होती है छोटे दोलन के लिए, सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व से स्वतंत्र है, सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व से अनुक्रमानुपाती है, अनावर्त गति, आवर्त गति परंतु सरल आवर्त नहीं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपको जितने भी ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे सरल आवर्त, आवर्तकाल, आवर्तकाल, बेटा इस तरह के आपको ऑप्शन दिए हैं। तो हम लोग जो है एक बार इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें यू ट्यूब दिया है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई भी यू ट्यूब है यू शेप की, तो बेटा यहाँ पर हमने माना द्रव भरा हुआ है। तो जब द्रव हमारा भरा हुआ है, जब वो साम्यावस्था में है, तो जो यहाँ जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी। दोनों ही डिस्टेंस आपस में क्या होंगी बेटा? इक्वल होगी। अगर ये y है तो ये भी y होगी, यानी कि टोटल हमारा कितना होगा बच्चा? 2y होगा। ठीक है, अगर साम्यावस्था में नहीं है, द्रव स्तंभ जो है घट बढ़ रहा है, तब भी हमारा क्या है? जो भी द्रव है उसका जो तुम्हारी दूरी होगी या जो भी लंबाई होगी वो हमारी क्या होगी? यूट्यूब में 2y होगी। ठीक है, तो बेटा क्या है, सबसे पहले तो हम लोग देखें इसका प्रत्यानयन बल कैसे निकाला जाए। तो प्रत्यानयन बल, बेटा प्रत्यानयन बल आपका क्या होता है? प्रत्यानयन बल हमारा जो हमारा ये लिक्विड कॉलम है, जो हमारा द्रव स्तंभ है, इसके भार के इक्वल होगा। तो बेटा हमारा क्या होगा? यहाँ पे mg होता है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर?
हमारे पास m तो है नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे, मास की जगह या द्रव्यमान की जगह क्या लिख सकते हैं, घनत्व इनटू आयतन या वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो बेटा हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, माइनस a 2y इंटू रो इंटू जी। तो हमारे यहाँ पे आया माइनस 2ay रो g इज इक्वल टू आपका आया F, यानी कि प्रत्यानयन बल। तो बेटा F जो है किसके बराबर होता है, माइनस kx के बराबर होता है। अगर दोनों की तुलना करें तो k बराबर किसके आया बेटा, k बराबर आया आपका 2a रो g के बराबर। तो k की वैल्यू आई बेटा 2a रो g। ठीक है, अगर अब हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, तो इसमें अगर k की वैल्यू पुट करें तो 2 पाई m जो है मास है, मास की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2ha इंटू रो अपॉन k की जगह क्या रखेंगे हम, 2a रो g। तो बेटा हमारा 2a कट गया, रो कट गया, तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या आया, 2 पाई अंडर रूट h बाई g। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा टाइम पीरियड आया, जो भी हमारा यहाँ पे आवर्तकाल आया, वो क्या है, घनत्व से स्वतंत्र है। इसमें घनत्व का टर्म कहीं भी नहीं है। तो बेटा यहाँ पे है यूट्यूब में एक दोलनशील द्रव स्तंभ की गति होती है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 देखिए आपका क्या है कि सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व से स्वतंत्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा बेटा, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक अनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू कैपिटल AI प्लस DJ में वेग V इज इक्वल टू AI प्लस DJ से गति कर रहा है। कण पर लगने वाले बल का परिमाण F है। तो बेटा हमें क्या है, इनमें से हमें 4 कंडीशन दी हुई है। F इज इक्वल टू 0 यदि AD बराबर है DA के, इसी तरह F इज इक्वल टू, हाँ तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू कैपिटल AI प्लस कैपिटल DJ में वेग V इज इक्वल टू AI प्लस DJ से गति कर रहा है। कण पर लगने वाले बल का परिमाण F है। तो बेटा उसने हमें कई कंडीशंस दी है ऑप्शन में, हम देखते हैं कौन सी कंडीशन हमारी फुलफिल होती है और कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो बेटा यहाँ पर हमको B दिया है उसने और हमें V दिया है, हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। F इज इक्वल टू आपका क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है बेटा Q V क्रॉस B। अगर बेटा ये है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्रॉस B। तो बेटा उसने हमें वेक्टर फॉर्म में V भी दिया है B भी दिया है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम V क्रॉस B निकालें बेटा तो यहाँ पे I J K और V हमारा है बेटा स्मॉल a J D और ये हमारा K का कंपोनेंट 0 है। यहाँ पर A हुआ कैपिटल D और 0। अगर हम I का टर्म लेंगे J लेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर हम K लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर K और ये हमारा इस तरह से इस पर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया AD माइनस कैपिटल A इंटू D। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। इफ बेटा इफ F इज इक्वल टू आपका 0 है तो यानी कि आपका AD माइनस कैपिटल AD इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कैपिटल AD। तो बेटा हमारा इसमें कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है हमारे आंसर को। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए बेटा कि F बराबर 0, अगर F हमारा क्या है 0 है, यदि AD बराबर है DA के, तो हमारा भी यही ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन, 2 बंद आर्गन पाइप जब एक साथ बजाए जाते हैं तो प्रति सेकंड 4 स्पंद देते हैं। यदि लंबे पाइप की लंबाई 1 मीटर है तो छोटे पाइप की लंबाई होगी। तो बेटा यानी कि N2 माइनस N1 हमको क्या दिया है उसने, N2 माइनस N1 बेटा उसने हमको दिया है 4। ठीक है, और N इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या होता है V अपॉन 4L। हमें क्या दिया हुआ है, बंद ऑर्गन पाइप दिया हुआ है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, V अपॉन 4L1 माइनस V अपॉन 4L2 इज इक्वल टू बेटा 4 है। तो बेटा यहाँ पर हमने V अपॉन 4 कॉमन लिया तो 1/L1 और यहाँ पर 1/L2 इज इक्वल टू 4 आया।
तो 1/L1 माइनस 1/L2 इज इक्वल टू 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/V हो जाएगा। और V की वैल्यू बेटा उसने हमको क्या दे रखी है, 300 दे रखी है, तो हमारा आया 16/300। और बेटा उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पर, बेटा यहाँ N2 माइनस N1 है तो नोटेशन सही कर लीजिए, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है बेटा। उसने हमें क्या दे रखा है, लंबी पाइप की लंबाई जो है 1 मीटर दे रखी है, तो 1/L2 माइनस 1 इज इक्वल टू आया हमारा 16/300। तो 1/L2 इज इक्वल टू हो गया बेटा हमारा 16/300 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करो तो बेटा आया हमारा 316/300। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/L2 इज इक्वल टू आया हमारा 316/300। तो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300/316। तो बेटा जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 94.9 सेंटीमीटर समथिंग आंसर मिलता है हमको। तो L2 की बेटा क्या, L2 हमारी वैल्यू आई 94.9 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये 2 है हमारा, बिल्कुल सही है, 94.9 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दो आवेशों +5 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम को 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। दोनों आवेशों के बीच की मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो आवेश हैं Q1 Q2, जिनकी वैल्यू है, एक की है +5 माइक्रोकूलम है और एक की हमारी +10 माइक्रोकूलम दे रखी है बेटा। और वो बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, 20 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है, मध्य बिंदु है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ भी हमारा क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम निकालें, जो हम मध्य बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अगर हम निकालें E2 माइनस E1 निकालें बेटा, या E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 निकालें, तो हमारा आएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 माइनस 5/r²। R हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करेंगे तो इसमें 10 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आया हमारा 9 × 10⁹ इंटू 5/10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इंटू 10⁻⁻4। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 4.5 × 10⁶। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा E जो आ रहा है वो आ रहा है 4.5 × 10⁶। तो बेटा और हमारे ऑप्शन में और भी दिया हुआ है कि किस चार्ज की तरफ होगा हमारा विद्युत क्षेत्र। तो बेटा जिस हमारा जो है, जिस तरफ जो है हमारा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी तरफ हमारा क्या होगा, चार्ज, वही चार्ज हम लोग लेंगे। तो हमारा 5 की तरफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा, किसी चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होता है। किसी आवेशित चालक में कुल धनात्मक आवेश कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है। तो हमें बेटा एसर्जन दिया है, रीजन दिया है, या प्रकथन और कारण दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा उत्तर जो है बेटा सही है। तो पहला है हमारा, किसी चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो क्या होता है बेटा, 0 होता है। यानी कि हमारा जो ये प्रकथन है बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण है, किसी आवेशित चालक में कुल धनात्मक आवेश कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है, गलत है। ये सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। यदि प्रकथन सही है किंतु कारण हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश 8.85 × 10⁻⁻10 कूलम है तो विद्युत क्षेत्र है। तो बेटा हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हमारा क्या फार्मूला होता है, E = Q/R
एप्सिलॉन नॉट ए। तो बेटा हमें यहाँ पर जो है आप ए दिया हुआ है, ए हमारा यहाँ 2 मीटर स्क्वायर है। आवेश भी बेटा हमें दिया हुआ है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10 है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है। तो क्यू क्या है हमारा यहाँ पर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है बेटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और बेटा ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू हमको दी है यहाँ पर 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो बेटा ये हमारा 8.85 आपका कट गया, 1/2 इंटू 10 टू द पावर 2 आया यहाँ पर 10 टू द पावर 2 यानी कि 100/2 यानी आया हमारा आंसर 50 न्यूटन पर कूलम। तो हमारा 50 न्यूटन पर कूलम आया। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेटा ऑप्शन नंबर 1 है हमारा प्लेटों के मध्य 0, प्लेटों के बाहर 0, प्लेटों के मध्य 25 न्यूटन पर कूलम और प्लेटों के मध्य असमान विद्युत क्षेत्र। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या रहता है, नियत रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, सही होगा, प्लेटों के बाहर 0। ठीक है, प्लेटों के बाहर 0, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकथन गैसें तभी चालक बनती है जब उनका दबाव कम हो जाता है। कारण है कम दबाव पर विसर्जन धारा अधिक होती है। तो हमारा जो है प्रकथन हमें दिया है, कारण दिया है और 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो बेटा यहाँ पर गैसें तभी चालक बनती है जब उनका दबाव कम होता है, बिल्कुल सही बात है। और कारण है कम दबाव पर विसर्जन धारा अधिक होती है, ये भी बेटा सही है। लेकिन जो हमारा प्रकथन है वो कारण का जो है स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यदि प्रकथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा किरचॉफ के संधि के नियम के अनुसार इनमें से कोई नहीं, किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग धनात्मक होना चाहिए। किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होना चाहिए। और चौथा है हमारा किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग जो है वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए बेटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि हम जानते हैं किरचॉफ का नियम बेटा क्या है, किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली धारा का जो योग होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिखाए गए चित्र में, ठीक है, तो ये उसने 4 कंडीशंस हमें दी हैं, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। तो बेटा हम देखते हैं फिगर में अगर हम इसका कुल प्रतिरोध निकालें, कुल प्रतिरोध बेटा हमारा यहाँ पर कितना होगा, V हमारा है 25, यहाँ पे करंट 0.5 है, यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो दिया है 10। तो बेटा जो हमारा वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमारा हो जाएगा यहाँ पर V = IR। तो I बेटा उसने हमें दिया है 0.5 और R दिया है 10, तो हमारा यहाँ पर आया 5 वोल्ट। ठीक है बेटा, और पैरेलल में वोल्टेज हमारा क्या रहता है, समान रहता है यहाँ पर। तो अगर इसका 5 वोल्ट है, ठीक है बेटा, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या होगा बेटा, 5 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे जो करंट है वो हमारी यहाँ पर बेटा क्या है, 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है। और यहाँ पे करंट हमारी क्या होगी, करंट = बेटा होता है आपका V/R। तो V है हमारा 5 और R हमें यहाँ दिया है 2, यानी कि यहाँ पर हमारा जो करंट होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0.25। तो यहाँ पे जो करंट आई वो हमारी आई 0.25। तो टोटल हमारी करंट क्या हो गई, 0.5 प्लस 0.25, यानी कि हमारी करंट हो गई यहाँ पर बेटा 1.25। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुल प्रतिरोध हमारा आया बेटा 20 ओम। ठीक है, अब ये क्या है, अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें 10 ओम और 20 ओम का अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें
अगर हम माने 1/r1 मानते हैं, 1/r1 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20। तो बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आया यहाँ पर हमारा यहाँ पर 1 2 प्लस 1 यानी कि 5/20 आया आपका R1 आया आपका बेटा 4 ओम आया। तो बेटा हमारा जो प्रतिरोध हुआ वो हमारा क्या पहले कितना था 20 और अब कितना मिला हमें R1 मिला 4। तो जो हमारा प्रतिरोध आया R आया हमारा क्या हो गया 20 - 4 यानी कि 16 ओम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हमें सही मिल रहा है कि प्रतिरोध क्या होना चाहिए बेटा 16 ओम होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा अधिकतम विद्युत वाहक बल प्रेरित कर सकती है। तो बेटा जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, वही अधिकतम विद्युत वाहक बल प्रेरित कर सकती है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 में देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज है, तो अधिकतम विद्युत वाहक बल भी क्या होगा इसमें ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक बेलनाकार छड़ पर 2 कुंडलियाँ एक के ऊपर एक लपेटी जाती हैं। यदि प्रत्येक कुंडली का प्रेरकत्व जो है वो 0.1 हेनरी है तो उनका अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होगा। तो बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, अन्योन प्रेरण गुणांक पूछ रहा है। तो हमारा फार्मूला बेटा यहाँ पर क्या होता है, फार्मूला है हमारा m = k √L1 × L2। तो k की वैल्यू 1, L1 की वैल्यू बेटा 0.1 तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.1 हेनरी। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आया, बेटा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है 0.10 हेनरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेटा एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको ऑप्शन दिया है इन्वर्टर, कन्वर्टर, स्वप्रेरण और आपका है यहाँ पर अन्योन प्रेरण। तो बेटा किस सिद्धांत पर कार्य करता है हम सभी जानते हैं, अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर वो कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसी माध्यम में जिसका परावैद्युतांक 2.25 और आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है वो आपकी क्या है 4 है, में क्या होगा। तो बेटा वेग पूछ रहा है, तो बेटा हमारा यहाँ पर क्या होता है v = c/μr। c की वैल्यू बेटा होती है 3 × 10⁸। यहाँ पर आपको दिया है 2.25 × 4। तो हमारे यहाँ पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 225 किसका होता है √15 का। तो 3 × 10⁸ यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √225 × 4/100। सभी का √ निकल आएगा बेटा। तो यहाँ पर 100 का √ होगा 10, तो 10 पलट के ऊपर गया 3 × 10⁸ × 10, 225 का हो गया बेटा 15 और 4 का हो गया बेटा 2, 15 दूनी होता है 30 और 10 × 3 भी होगा 30। तो ये आपस में क्या हो गए कट गए। तो ऑप्शन आया हमारा जो आंसर है वो आया 10⁸। ठीक है, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड या इस लिख सकते हैं हम इसको 1 × 10⁸। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कांच के एक अवतल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कि दोनों सतहें समान वक्रता त्रिज्या r की हैं, अपवर्तनांक 1.75 के माध्यम में डुबोने पर या व्यवहार करेगा। तो बेटा वो पूछ रहा है ये कैसा व्यवहार करेगा, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा या अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बेटा देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = होता है u2/μ1 - 1/r1 - 1/r2। तो बेटा हमारा यहाँ पर क्या हो गया u2/μ1 यानी कि हमें क्या दिया है, एक अपवर्तनांक हमें 1.5 दिया है, दूसरा हमें 1.75 दिया है। तो 1.5/1.75 - 1 = क्या है, समान वक्रता त्रिज्या
r की हैं दोनों सतहें, तो यानी कि 1/r माइनस 1/r, यानी कि यहाँ पर क्या है, जब इसे सॉल्व करते हैं हम बेटा तो हमारा आ रहा है 1.5 माइनस 1.75 बटे 1.75 इंटू माइनस 2/r। तो यहाँ पे आया बेटा, अगर हम f की वैल्यू निकालें तो आया हमारा माइनस 7/2r या माइनस 3/3.5r। तो बेटा हमारा जो फोकस दूरी आई है वो हमारी आई है माइनस 3.5r। तो देखिए बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखें कि फोकस दूरी 3.5r की का अभिसारी लेंस। तो बेटा हमारा यहाँ पर क्या है, माइनस साइन आ रहा है, तो हमारा लेंस क्या होगा, अपसारी ना होकर अभिसारी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही है, फोकस दूरी 3.5r का अभिसारी लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 है कि दो पोलराइड P1 और P2 को एक दूसरे के लंबवत उनके अक्ष के साथ रखा गया है। अध्रुवित प्रकाश I0 P1 पर आपतित होता है, दूसरा पोलराइड P3 P1 और P2 के बीच में है। इस प्रकार रखा जाता है कि इनका अक्ष P1 के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तीव्रता P2 से होकर गुजरने वाले प्रकाश का परिमाण वो आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन की क्या कंडीशन है, हमारे पास बेटा 3 पोलराइड है, एक हमारा ये P1 है, एक बेटा ये हमारा P2 है, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा पोलराइड है वो P3 है। वो बोल रहा है कि वो जो हमारा जो बीच में पोलराइड रखा है वो P1 के साथ जो है 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरह की हमारी कंडीशन है। तो हमसे वो पूछ रहा है कि तीव्रता P2 से होकर गुजरने वाले प्रकाश का परिमाण है। तो बेटा हमसे परिमाण पूछ रहा है, तो यहाँ से देखें, अगर इंटेंसिटी यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे I0 थी तो यहाँ से गुजरने पर क्या हो जाएगी, I0/2। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारे यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी बेटा, I0/2 इंटू एंगल कितना है, cos स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि I0/2 इंटू 1/2, क्योंकि cos 45 की जो बेटा वैल्यू होती वो होती 1/√2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर होगा, तो क्या आएगा हमारा फाइनली 1/2, तो I0/4 आ गया। फिर वो बोल रहा है कि तीव्रता P2 से होकर गुजरने वाले, तो अभी तो P3 से गुजरी, जब ये P2 से होकर गुजरेगी यानी कि I डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा, I0/4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि I0/4 इंटू 1/2, यानी कि I0/8। तो देखिए बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बेटा 2 देखें, I0/8 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब यंग का डबल स्लिट प्रयोग सफ़ेद प्रकाश के स्रोत के साथ किया जाता है तो केवल काले और सफ़ेद फ्रिंज देखे जाते हैं, और कारण उसका दिया है, व्यतिकरण में सफ़ेद प्रकाश विभिन्न रंगों में नहीं फैलता। तो बेटा प्रकथन और कारण का क्वेश्चन है, हमें प्रकथन दिया है और कारण दिया है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है हमारा सही होगा। तो बेटा जब यंग का डबल स्लिट प्रयोग सफ़ेद प्रकाश के स्रोत के साथ किया जाता है तो केवल काले और सफ़ेद फ्रिंज देखे जाते हैं, बिल्कुल ही गलत बात है बेटा। ठीक है, और दूसरा क्या है, व्यतिकरण में सफ़ेद प्रकाश विभिन्न रंगों में नहीं फैलता, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 4, यदि प्रकथन और कारण दोनों गलत हैं। यहाँ पर प्रकथन भी हमारा गलत है और कारण भी क्या है बेटा, गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश की दोहरी प्रकृति किसके द्वारा प्रदर्शित होती है। तो बेटा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, विवर्तन और विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव में। तो हमें ऑप्शन में दिया है अपवर्तन और व्यतिकरण, गलत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है। विवर्तन और परावर्तन, परावर्तन में तो नहीं होता लेकिन विवर्तन में होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया है विवर्तन और प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इन दोनों में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा
फोर्थ क्या है, बिल्कुल सही है, विवर्तन और प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में बंधन ऊर्जा होगी। तो बेटा E इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है -13.6 अपॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी कि 2 का स्क्वायर। तो बेटा हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे 13.6 बाई 4 तो आएगा बेटा हमारा यहाँ पर 3.4 समथिंग आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा ऊर्जा के संविभाजन नियम के अनुसार किसी स्थिरांक गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv के बहुपरमाणु गैस के कंपन मोडों की संख्या जहां Cp और Cv क्रमशः नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मीय धारिता और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मीय धारिताएं हैं। तो इसमें से कौन सा रिलेशन बेटा सही होगा। तो बेटा हमने पढ़ रखा है Cp इज इक्वल टू क्या होता है 4 + F R और Cv इज इक्वल टू बेटा क्या होता है 3 + F R और बेटा Cp अपॉन Cv क्या होता है आपका गामा। तो हमारा यहाँ पर Cp की जगह लिखेंगे हम लोग 4 + F R बटे 3 + F R। तो R से R बेटा हमारा कैंसिल हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो 3 गामा प्लस F गामा इज इक्वल टू 4 + F वाले टर्म एक पास कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमारा आया, यहाँ पर आया हमारा यहाँ बच्चा F गामा माइनस F इज इक्वल टू 4 - 3 गामा। तो F कॉमन आया तो यहाँ पे आया गामा -1 इज इक्वल टू 4 - 3 गामा। तो बेटा F इज इक्वल टू आया हमारा यहाँ पर 4 - 3 गामा अपॉन गामा -1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा सही आ रहा है 4 - 3 गामा अपॉन गामा -1। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बेटा हमारा बिल्कुल सही है, 4 - 3 गामा अपॉन गामा -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अपने सिद्धांत को समझाने के लिए बोहर ने प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, रेखीय संवेग संरक्षण का प्रयोग किया, ऊर्जा संरक्षण का प्रयोग किया, कोणीय संवेग संरक्षण का प्रयोग किया या बेटा क्वांटम आवृत्ति का संरक्षण का उसने प्रयोग किया। तो बेटा हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बोहर के प्रतिपादनों के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का साधारण गुणक होता है, ठीक है बेटा। तो इसकी व्याख्या करने के लिए उसने कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का सहारा लिया। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा यहाँ पर कि द्रव्यमान m और त्रिज्या r वाली एक डिस्क अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। और फिर क्या है आगे क्वेश्चन कि जब कण को इसके बिल्कुल किनारे पर गिराया जाता है तो कोणीय गति आधी हो जाती है। कोणीय गति क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। तो कण का द्रव्यमान क्या होगा। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पे लगेगा। तो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो बेटा यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर जो है वो एक डिस्क के लिए बोल रहा है। तो डिस्क के लिए जो I होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण होगा 12 mr² और बेटा ओमेगा दे रहा है, कोणीय गति ओमेगा है बराबर I2 हमारा क्या है, I2 है कि वो घूम रही है जब कण को इसके बिल्कुल किनारे पर गिराया जा रहा है। कण को बिल्कुल किनारे पर गिराया जा रहा है तो कोणीय गति आधी हो जाती है। तो कण का द्रव्यमान, जो कण गिराया जाता है उसका द्रव्यमान हमें नहीं पता है, हमने माना उसका द्रव्यमान क्या है, x है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा I2 12 mr² प्लस xr², माना हमने मास क्या है हमारा, द्रव्यमान क्या है x kg है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा ω2, तब कोणीय गति क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। तो यहाँ पे ω2 हो गया ω/2, तो ओमेगा से ओमेगा हमारा कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ पर आया हमारा mr² बराबर 12 mr² प्लस xr²। तो यहाँ पर इसको
जो आप अच्छांतर करेंगे तो ये आया हमारा हाफ एम आर स्क्वायर माइनस हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर बराबर एक्स आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से बेटा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आया m/2। तो जो कण का मास हुआ, जो कण का द्रव्यमान है, वो हमारा क्या आया m/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पर, अर्धचालक के रूप में जो आपका गैलिनियम का व्यवहार निम्न में से किस कारण होता है? नंबर 1 निषिद्ध बैंड का छोटा और संकीर्ण होना, नंबर 2 आपका निषिद्ध बैंड का बड़ा और चौड़ा होना, नंबर 3 है आपका चालन बैंड का छोटा और संकीर्ण होना, और नंबर बेटा आपको 4 दिया है उसने चालन बैंड का बड़ा होना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा सही जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, निषिद्ध बैंड का छोटा और संकीर्ण होना, इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है कि निषिद्ध बैंड का छोटा और संकीर्ण होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 48। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो हमें जो है 4 केसेस दिए हुए हैं और उनके यहाँ पर स्तंभ 2 में फार्मूले दिए हुए हैं, तो हम मिलान करना है। तो पहला है हमारा लघु द्विध्रुव के लिए अक्षीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, क्या फार्मूला है उसका बेटा? तो होता है μ0 2m/4πr³। तो ये हमारा हो गया A। फिर दूसरा हमारा क्या है बेटा? लघु द्विध्रुव के लिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र का क्या फार्मूला होता है बेटा? -μ0 m/4πr³। तो ये तो हमारा हो गया B। फिर थर्ड है हमारा बाह्य बल आघूर्ण। बाह्य बल आघूर्ण बराबर क्या होता है बेटा? m×b। ये हमारा हो गया C। और बेटा फिर नेक्स्ट है हमारा बाह्य क्षेत्र ऊर्जा। तो ये हमारा हो गया D। तो हमारा हो गया यहाँ पे 1 का D, या D का हमारा 1, C का 2, A का 3, B का 4। तो A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा क्वेश्चन, एक लंबी बेलनाकार ट्यूब में जल स्तर को समायोजित किया जाता है और इसके ऊपर वायु स्तंभ को खुले सिरे पर रखे गए कंपन सहित द्विभुज तरंग दैर्घ्य लैम्डा के साथ एक समान रूप में कंपन करने के लिए बनाया जाता है। अधिकतम ध्वनि तब सुनाई देगी जब वायु स्तंभ की लंबाइयाँ होंगी। तो बेटा वायु स्तंभ की लंबाइयाँ क्या होंगी जब हमें अधिकतम ध्वनि सुनाई दे? तो बेटा हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू होता है 2n-1 v/4l। ठीक है बेटा, तो v/4l तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा हमारा यहाँ पर क्या होगा? लैम्डा हमारा होना चाहिए यहाँ पे λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4। अगर ये हमारी कंडीशंस होंगी तो हमें ध्वनि क्या है? अधिक सुनाई देगी। अधिकतम ध्वनि तब सुनाई देगी जब वायु स्तंभ की लंबाइयाँ क्या होंगी? जब λ/4 होगी, 3 λ/4 होगी, 5 λ/4 होगी, या आगे डैश डैश डैश। ठीक है बेटा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पर? तो बेटा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल सही है। λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक बर्तन जिसके तल में 0.1 मिलीमीटर व्यास की छेद है, पानी से भरा हुआ है, घनत्व 10⁻³ पर मीटर क्यूब है, पृष्ठ तनाव आपको 7.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स दे रहा है। अधिकतम ऊंचाई जिस तक पानी बिना रिसाव के भरा जा सकता है, आपसे बच्चा उसने h पूछा है। तो h इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपका? 2t इज इक्वल टू ρg/r। 2t आपको बेटा उसने क्या दिया हुआ है? 7.5 × 10⁻² दिया है। रो बेटा 10⁻³ दिया है। g आपका 10 होता है। r उसने 0.1 मिलीमीटर व्यास दिया हुआ है, यानी कि आप त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी बेटा? 0.5 मिलीमीटर में है तो 10⁻³ आपको -3 हो जाएगी यहाँ पर। तो जब इसको बेटा पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 30 सेंटीमीटर। तो h इज इक्वल टू आया हमारा 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा
बिल्कुल सही होगा 30 सेंटीमीटर। बेटा आज का डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होता है और अगले डिस्कशन में, अगले टेस्ट में हम फिर से नया डिस्कशन लेके आएंगे। थैंक यू।